सोचिए, दुनिया के नक्शे पर एक बिल्कुल नया देश उभरता है। एक ऐसी जगह जो दशकों के संघर्ष से पैदा हुई हो और जिसका भविष्य आज भी लिखा जा रहा है। आज हम इसी देश दक्षिण सूडान की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। साल था 2011। ये सिर्फ एक साल नहीं है, बल्कि दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़े बदलाव का, एक नए राष्ट्र के जन्म का प्रतीक है। जी हाँ, इसी साल दक्षिण सूडान ने आधिकारिक तौर पर स्वतंत्रता हासिल की और इसी के साथ ये बन गया दुनिया का सबसे नया देश। तो आखिर ये नया राष्ट्र है कहाँ और इसकी कहानी क्या है? इसे समझने के लिए चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये दुनिया के नक्शे पर मौजूद कहाँ है। तो दक्षिण सूडान पूर्वी मध्य अफ्रीका में बसा हुआ है और ये एक लैंडलॉक्ड देश है, मतलब इसकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती। ये चारों तरफ से सूडान, इथियोपिया और केन्या जैसे 6 देशों से घिरा हुआ है। लेकिन इस देश का जन्म शांति से नहीं हुआ था। इसकी आज़ादी की राह दशकों लंबे और बहुत ही क्रूर संघर्ष से होकर गुजरी है। आइए इस ऐतिहासिक सफर पर एक नज़र डालते हैं। तो ये जो टाइमलाइन है ना, ये उस गहरी होती खाई को दिखाती है जो वक्त के साथ और चौड़ी होती गई। इसकी जड़ें जाती हैं 1899 में, जब एंग्लो मिस्र शासन ने उत्तर और दक्षिण का प्रशासन ही अलग अलग कर दिया। मतलब विभाजन के बीज तो तभी बो दिए गए थे। फिर आया साल 1956, सूडान को आज़ादी मिली। बड़े बड़े वादे हुए कि दक्षिण को स्वायत्तता मिलेगी, लेकिन वो वादे ही रह गए और इसका नतीजा 2 भयानक गृह युद्ध जो कुल मिलाकर लगभग 50 साल चले। आखिर में जाकर 2011 में स्वतंत्रता मिली। इस संघर्ष की जड़ें बहुत गहरी थीं। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक पहचान की लड़ाई थी। देखिए, औपनिवेशिक नीतियों ने इन दूरियों को और बढ़ा दिया। उत्तर, जहां सत्ता का केंद्र था, वो मुख्य रूप से अरब और मुस्लिम था। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में ज्यादातर अश्वेत अफ्रीकी लोग थे जो अपनी पारंपरिक मान्यताओं और ईसाई धर्म को मानते थे। यही वो बड़ी वजह थी कि दक्षिण हमेशा अपनी अलग पहचान और स्वायत्तता के लिए लड़ता रहा। खैर, संघर्ष के इस इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब इस राष्ट्र की असली पहचान को देखते हैं। यहाँ की जमीन और यहाँ के लोगों की वो अविश्वसनीय विविधता जो इसे खास बनाती है। दक्षिण सूडान की जमीन भी उतनी ही विविध है जितनी इसकी संस्कृति। यहाँ द सड है, जो व्हाइट नाइल नदी की वजह से बना दुनिया के सबसे बड़े दलदली क्षेत्रों में से एक है। साथ ही दक्षिण में दूर दूर तक फैले विशाल उष्णकटिबंधीय सवाना है और उत्तर में गर्म और शुष्क मैदान। ये जमीन हाथियों और जिराफों जैसे शानदार वन्य जीवों का घर भी है। हालांकि दुख की बात है कि अब वो खतरे में है। लेकिन इस देश की असली पहचान है इसके लोग और उनकी जातीय विविधता। डिंका यहाँ का सबसे बड़ा समूह है, आबादी का करीब 35%। पर यह याद रखना जरूरी है कि वे एक बहुत बड़ी और रंगीन तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा हैं। यही विविधता इसकी ताकत भी है और सच कहें तो आज़ादी के बाद के संघर्षों की एक वजह भी। जरा सोचिए, 60 से ज्यादा अलग अलग जातीय समूहों और उतनी ही भाषाएं। ये एक अविश्वसनीय सांस्कृतिक खजाना है और इन सबको एक साथ जोड़ने के लिए सरकार और शिक्षा में अंग्रेजी को ऑफिशियल भाषा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इस संस्कृति का एक छोटा सा स्वाद उनके खाने में भी मिलता है। किसरा, ज्वार के आटे से बनी एक नरम पतली रोटी, वहां का मुख्य भोजन है। ये उनके रोजमर्रा के जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो चलिए अब बात करते हैं दक्षिण सूडान की आधुनिक अर्थव्यवस्था की। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी पूरी कहानी एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती है, और वो है तेल। यही वो सवाल है जो इस देश की अर्थव्यवस्था के बिल्कुल केंद्र में है। क्या ये तेल एक वरदान है या फिर एक अभिशाप? आपको बता दें कि दक्षिण सूडान के पास 3.5 बिलियन बैरल का सिद्ध तेल भंडार है। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है और सच तो यह है कि यही उसकी पूरी अर्थव्यवस्था की नींव है। और यह निर्भरता कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि देश की जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ तेल से आता है। अब देखिए, जब कोई देश सिर्फ एक ही चीज पर इतना निर्भर हो तो मुश्किलें तो आनी ही हैं। होता क्या है कि जैसे ही दुनिया में तेल की कीमतें गिरती हैं, धड़ाम से दक्षिण सूडान की पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। और मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं है, ऊपर से भ्रष्टाचार की समस्या, जमीन से घिरा होने की वजह से बंदरगाह तक कोई सीधी पहुंच नहीं और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मिलकर विकास के रास्ते में बहुत बड़े रोड़े अटकाते हैं। इस तेल के खेल में जाहिर है विदेशी ताकतें भी शामिल हैं।
एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश हैं जिन्होंने स्वतंत्रता का समर्थन किया था और अब सहायता देने के साथ साथ मानवाधिकारों पर भी जोर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ है चीन, जिसके हित पूरी तरह से आर्थिक हैं। वो तेल में भारी निवेश करता है और बदले में हथियार बेचता है, मानवाधिकारों के मुद्दे पर ज्यादा दबाव डाले बिना। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि दक्षिण सूडान का भविष्य कैसा होगा। ये एक ऐसी कहानी है जो विशाल संभावनाओं और बहुत ही कठिन चुनौतियों के बीच एक महीन धागे पर संतुलन बना रही है। आप कह सकते हैं कि ये देश एक दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ वादा है और दूसरी तरफ खतरा। वादा है इसके विशाल तेल भंडार का, इसकी कृषि क्षमता का और इसकी युवा आबादी का, और खतरा है तेल पर ही निर्भरता, देश के अंदर चल रहे संघर्ष और गहरे जातीय विभाजन का। तो आगे का रास्ता क्या है? शायद इस बात में इसका सार छिपा है। देश को सुधार, जातीय सुलह और बड़े पैमाने पर निवेश की सख्त जरूरत है। यही वो 3 स्तंभ हैं जिन पर एक स्थिर भविष्य बनाया जा सकता है। और हम इसी एक बड़े सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। क्या एक ऐसा राष्ट्र जो संघर्ष में बना हो और जिसे उसका अतीत परिभाषित करता हो, अपने दम पर एक नया भविष्य बना सकता है? दक्षिण सूडान की यात्रा यकीनन अनिश्चित है, लेकिन उम्मीदों से भरी भी है। इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।